हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर मुकीत गुल। वेलकम टू मुकीत सर्स एकेडमी। तो आज हम लक्ष्मीकांत का पहला वीडियो करने जा रहे हैं, दैट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स। बट बिफोर स्टार्टिंग ए वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। दिस concept is particularly for class 11th and for all those aspirants who are presently preparing for JKSS और exams. ओके, तो फंडामेंटल राइट्स में जो हमें पहला पॉइंट है, ये हिंदुस्तान के यानी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे लिखे गए हैं, किस पार्ट में है ये। टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसको डिवाइड किया गया है 25 पार्ट्स में। 25 पार्ट्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया गया है। और जब हम 1950 की बात करते हैं, 1950 की जब हम बात करते हैं, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनफोर्स्ड, उस टाइम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 22 थे। एट द टाइम ऑफ 1950, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनफोर्स्ड, at that time there were only 22 parts in Indian constitution, but presently there are 25 parts in Indian constitution. और fundamental rights जो है, these rights are included or we can say enshrined in part 3rd of Indian constitution. तो first point, that is fundamental rights or enshrined, fundamental rights को एनश्राइन किया गया है पार्ट 3rd ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पॉइंट सेकंड, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल्स है, वो डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ। पॉइंट थर्ड, जो फ्रेमवर्क्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो उन्होंने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बना के दिया, लिख के दिया, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी क्या इनस्पायरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, इस इनस्पायरेशन को उन्होंने डिराइव किया है, बारो किया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे कि यूएसए में बिल ऑफ राइट्स है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्सेप्ट है, दैट्स कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स। So the frameworks of Indian Constitution, they had derived this inspiration. उन्होंने इस इंस्पायरेशन को, इस कंसेप्ट को डिराइव किया है, बारो किया है, उधार लिया है, कहां से? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, पार्ट 3rd की जब हम बात करते हैं, पार्ट 3rd ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, इसको पॉपुलरली कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो यहां पे मैंने हाईलाइट करके रखा है, पार्ट 3rd ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स का हम दूसरे नाम से भी हम इसको जान सकते हैं, दैट्स मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। सो ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, चलो जी देख लेते हैं। 1215 की बात है, 1215 की बात है। इंग्लैंड में एक बादशाह था जिसका नाम किंग जॉन था, जिसका नाम किंग जॉन था। तो वहां पे इंग्लैंड में बहुत सारे सेक्शंस के लोग थे, और जो रिच क्लास था, दे वर बारन्स, BARONS, बारन्स, दे वर बारन्स। तो इंग्लैंड में जो बारन्स थे, दे वर द रिच क्लास पीपल। और इन रिच क्लास पीपल को किंग जॉन के गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था, इनको टैक्स देना पड़ता था। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने किंग जॉन के खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट किए, और 1215 में इन्होंने वार भी किया अगेंस्ट द रूल ऑफ किंग जॉन, दैट्स कॉल्ड द फर्स्ट बैरन वार। तो व्हाट वाज देयर डिमांड, इनकी डिमांड क्या थी? टू गिव अस द राइट्स एंड टू एग्जेम्प्ट अस फ्रॉम टैक्सेस, यानी क्या ये जो हम पे टैक्स लगाए गए हैं, तो इस टैक्स को किंग जॉन को खत्म करना है, और हमें
अपने राइट्स चाहिए। तो फिर किंग जॉन ने एक डॉक्यूमेंट लाया, उस डॉक्यूमेंट पे उसने इनके डिमांड्स को लिखा और इनके डिमांड्स को फुलफिल किया, इनको कुछ राइट्स दिए, तो उन्हीं का नाम आज पड़ रहा है फंडामेंटल राइट्स। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स, जब भी हम बात करेंगे राइट्स की, तो पहले हमारे दिमाग में जो आता है कंसेप्ट, दैट्स मैग्ना कार्टा। तो राइट्स का कंसेप्ट, फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट असल में मैग्ना कार्टा से ही आ रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, मैग्ना कार्टा कंसेप्ट। फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है ये मोर डिटेल्ड है, मोर डिटेल्ड, दैट मींस मोर एक्सप्लेन्ड, मोर इलॉबरेटेड देन अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में है, इंक्लूडिंग द यूएसए, जहां से उन्होंने इस कंसेप्ट को बारो किया है, तो यूएसए से भी ज्यादा इलॉबरेटेड, डिटेल्ड फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं, डिटेल में लिखे गए हैं, दैट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, स्लाइटली ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। Fundamental rights, every person, every citizen of India can enjoy the fundamental rights. हर किसी सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन गारंट करता है फंडामेंटल राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। दैट मीन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, सेक्स, रिलीजन। तो इन चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देखता है। कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, लॉ के सामने हर कोई इंसान इक्वल है। तो हर कोई सिटीजन जो भी हिंदुस्तान में रहता है, जो भी इंडिया में रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन उसे गारंट करता है फंडामेंटल राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो इससे क्या होता है, दे अपहोल्ड इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। दैट मींस व्हेन ऑल द सिटीजंस हैव इक्वल फंडामेंटल राइट्स, सो इट क्रिएट्स द कांसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इससे हर किसी इंसान को डिग्निटी मिल जाती है। कोई रिच होगा, कोई पुअर होगा, बट ऑल द सिटीजंस आइदर विल बी ए रिच और ए पुअर, आइदर बिलोंग ए पुअर सेक्शन और ए रिच सेक्शन, हैज द सेम फंडामेंटल राइट्स। तो इट प्रमोट्स द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल टू यूनिटी ऑफ नेशन। व्हेन ऑल द सिटीजंस हैव अ सेम राइट्स, दैट मीन्स दे आर प्रमोटिंग the unity of India. So they are thinking that we are equal before the eyes of law, we have the same rights. So what it creates the unity in India. Okay. They aim at establishing government of laws, not government of man. तो मेन पर्पस क्या है फंडामेंटल राइट्स का? ऐसे गवर्नमेंट को बनाना, गवर्नमेंट ऑफ लॉज, जो कानून के दायरे में काम करे, नॉट गवर्नमेंट ऑफ मैन। ऐसा गवर्नमेंट नहीं जहां पे मैन की चले, किसी पर्टिकुलर इंसान की चले। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी स्टेट के बारे में बात करेंगे, वेयर देयर विल बी ए डिस्पोटिक रूल, जहां पे डिस्पोटिक रूल होगा, अथॉरिटेरियनिज्म होगा या टोटलिटेरियनिज्म होगा, वहां पे जो बादशाह कहेगा या जो मिनिस्टर कहेगा, जो हेड ऑफ स्टेट कहेगा, वही वहां पे बन सकता है, वही वहां पे चल सकता है। तो इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज यहां पे फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट्स ने एस्टैब्लिश किया है यहां का जो गवर्नमेंट है, दैट्स गवर्नमेंट ऑफ लॉज। दैट मींस द गवर्नमेंट कैन डू एवरीथिंग इन द सर्कल ऑफ लॉ। दैट मींस द गवर्नमेंट टू द मिनिस्टर्स हैव नॉट द राइट टू वायलेट द लॉ। यहां पे गवर्नमेंट ऑफ लॉज है, यानी कि यहां पे कानून की गवर्नमेंट चलती है, कानून की, जो लिखे गए कानून है कॉन्स्टिट्यूशन में, नॉट गवर्नमेंट ऑफ मैन, किसी पर्टिकुलर इंसान की नहीं। फंडामेंटल राइट्स जो है ये फोकस करते हैं मेनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पे। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पे फंडामेंटल राइट्स मेनली फोकस ऑन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इनका और एक मकसद है, एक और एक पर्पस है, टू क्रिएट ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन ए नेशन। दैट मींस दीज राइट्स आर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट। दीज राइट्स आर प्रोटेक्टिंग द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। दीज राइट्स आर प्रमोटिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। These rights are creating the equality among citizens. So these rights are protecting us against the invasion of the state. That means the state has not the right. State के पास इतना ताकत नहीं है to curtail our liberty, to curtail our freedom, to discriminate on the basis of caste, color, religion, etc.
तो दैट मीन स्टेट कोई आर्बिट्रेरी एक्शन इंसान पे नहीं कर सकती है। जो भी इंडिया का सिटीजन होगा उस पर कोई आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं हो सकती है, क्योंकि इस सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो। फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इनको बचाने वाला जो है दैट्स लॉ, दैट्स कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। तो जो ये फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है ये प्रोटेक्टर है राइट्स का। किन राइट्स का? फंडामेंटल राइट्स का। तो जिसको बचाने वाला फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, तो फंडामेंटल लॉ से निकल गया फंडामेंटल राइट्स। सो इनका नाम फंडामेंटल इसलिए है बिकॉज इफ दीज राइट्स आर वायलेटेड और सस्पेंडेड, अगर फंडामेंटल राइट्स किसी भी सिटीजन के वायलेट हुए, सो द सिटीजन हैज अ राइट, सिटीजन को राइट है कि वो केस कर सकता है, केस लॉन्च कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। So the Supreme Court as well as the High Court has the power that's called the judicial review power, and they are using the power of judicial review. After that वो हमें अपने राइट्स वापस दिला सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स का नाम फंडामेंटल इसलिए है क्योंकि इनको प्रोटेक्ट करने वाला जो गार्डियन है, जो प्रोटेक्ट करने वाला है, दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। सो फंडामेंटल राइट्स को बचाने वाला फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड से निकल गया फंडामेंटल राइट्स। और ये जो राइट्स है फंडामेंटल राइट्स कि दूसरे सेंस में हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल बिकॉज दीज राइट्स आर एसेंशियल। जो ये राइट्स है ये एसेंशियल राइट्स है फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन। फॉर एग्जांपल मॉरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जो इतने भी डेवलपमेंट्स है, तो फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, इंसान को ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स के होने का फंडामेंटल राइट्स होना जरूरी है। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट that we are going to discuss about the fundamental rights. These rights are justiciable. Justiciable का मतलब क्या है? Justiciable का मतलब है if these rights are violated, अगर इन राइट्स को किसी ने वायलेट किया, so we have a right, एक इंसान को राइट है to go in the सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अंडर आर्टिकल 32 और इन हाई कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है अंडर 226। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू पावर है और इस पावर के जरिए वो हमें वापस दिलवा सकती है क्या? फंडामेंटल राइट्स। फॉर एग्जांपल अगर लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया दैट विल बी अगेंस्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, वो फंडामेंटल राइट्स को वो कानून वायलेट करेगा, तब सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू पावर है और वो इस लॉ को इनवैलिड करार दे सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है इन ए सेंस दैट दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 1950 की, 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन जब एनफोर्स हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ, तो उस टाइम 7 फंडामेंटल राइट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में। 7 फंडामेंटल राइट्स थे उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर 1950 में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। 7 फंडामेंटल राइट्स वर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट इन 1978 में क्या हुआ? बाय 44th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट के जरिए, अमेंडमेंट का मतलब है चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लाएंगे दैट इज कॉल्ड द अमेंडमेंट। तो 44th अमेंडमेंट हुआ 1978 में। 44th अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 31 को निकाला गया। आर्टिकल 31 को निकाला गया। तो आर्टिकल 31 क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को निकाला गया। तो 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31, the 7th fundamental right was deleted from the list of fundamental rights, और इस राइट टू प्रॉपर्टी को रखा गया आर्टिकल 300A में पार्ट 12 में। पार्ट 12 आर्टिकल 300A में आज राइट टू प्रॉपर्टी है, बट इट्स नॉट ए फंडामेंटल राइट हियर, इट्स ए लीगल राइट। वहां पे ये लीगल राइट है।
तो 1950 में 7 फंडामेंटल राइट थे। 44th अमेंडमेंट 1978 के जरिए एक फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो प्रेजेंटली राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12। तो अगर आप बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन और 6। तो आज टोटल के टोटल जो फंडामेंटल राइट्स है वो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन सी राइट है? तो पहली वाली फंडामेंटल राइट जो है, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। दैट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी इज द फर्स्ट फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 14 to 18 डील्स विथ राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जितने भी राइट्स हैं इनको कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। सेकंड वन दैट इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है, इट्स ए सेकंड फंडामेंटल राइट, दैट्स राइट टू फ्रीडम। थर्ड वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 and 24। आर्टिकल 23 and 24 deals with right against exploitation। Fourth fundamental right is right to freedom of religion। right to freedom of religion। right to freedom of religion आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है डील्स विथ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिफ्थ फंडामेंटल राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 deals with the fifth fundamental right, that is cultural and educational rights। Article 31 it was the sixth fundamental right, that's right to property, and it was deleted from the list of fundamental rights as we had already discussed it। तो इसको निकाला गया फंडामेंटल राइट के लिस्ट से। प्रेजेंटली इट्स a legal right under article 300A part 12। now the sixth fundamental right, that is right to constitutional remedies। right to constitutional remedies under article 32। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंडामेंटल राइट्स and it was the introductory lecture on the concept of fundamental rights। I hope you will like and enjoy the video। Thank you so much।